हम बात कर रहे थे हॉकी के जो मकबूल तरीन खिलाड़ी थे उनकी बात कर रहे थे, तो सुहेल अब्बास का हम जिक्र करेंगे। उसके अलावा मंजूर जूनियर साहब का जिक्र करेंगे, जिनके पास सबसे ज़्यादा टाइटल्स हैं। सुहेल अब्बास को हम डिस्कस डिटेल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। ताकि इनमें से इसमें बड़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि जी सुहेल अब्बास कौन था, उसकी क्या कारनामा था। ये तो इस पे एक स्लाइड मैंने बनाई है, मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। अच्छा जी, उसके अलावा जो अभी रिसेंटली चैंपियंस हैं, ये करंट चैंपियन जी मैन का जर्मनी है, और जूनियर मैन का है फ्रांस। मोस्ट सक्सेसफुल टीम पाकिस्तान है, 3 ओलंपिक्स गोल्ड के साथ और 4 वर्ल्ड कप टाइटल के साथ। ये मैंने आप लोगों को बात बता दी है। और ये अ, अभी प्रो लीग के लिए पाकिस्तानी टीम गई हुई है, तो उम्मीद करते हैं जी वहां से भी कुछ खबर आएगी। इसके अलावा रिसेंट इवेंट जो हुए हैं, ये स्लाइडें थोड़ी पिछले साल की हैं, सॉरी। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो मैं बड़ी मुश्किल से ना उनको मैनेज करना ना, थोड़ा सा अपडेट करना भी याद नहीं रहा, लेकिन बट इसमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो अपडेटेड है। वो जो एक दो चीज़ें होंगी ना वो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो यह मैं अपडेट करके आपको भेज दूंगा। अच्छा जी, रिसेंट इवेंट जो हुए हैं वो ओलंपिक्स क्वालिफायर हुआ है जी जनवरी में, और पाकिस्तान जो है वो तीसरी दफ़ा उसमें से बाहर हो गया है। तो उसके बाद जी बड़ा फर्स्ट गंदा एवर मैच टीम। चल रहा है यार क्लास में। जी जी, अली साहब अपना माइक बंद कर लें। अच्छा जी, मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ है जी इंडिया में हुआ है। उसके बाद सुल्तान अजलान शाह आपने देखा ही होगा, पाकिस्तान जो है वो अंत तक गया है, और जापान से हारा था शूट आउट्स पे। जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है जी दिसंबर 2023 में मलेशिया के अंदर। अच्छा जी, इसके जो रूल्स हैं उसको सीधा सीधा देख लेते हैं जी। सरफेस पे खेली जाती है, इसको आस्ट्रो टर्फ कहते हैं। आस्ट्रो टर्फ पे खेलने का मकसद होता है जी चोट ना लगे आपको, ठीक है। बॉल की मूवमेंट स्मूथ हो, ठीक है। उसके अलावा गेम जो है वो फास्ट हो, ठीक है। गेम को स्मूथ करने के लिए जी हम आस्ट्रो टर्फ पे खेलते हैं। आस्ट्रो टर्फ जो है उस पर पानी लगाते हैं, ताकि जी इसका गेम इससे इससे कोई नुकसान ना हो जी। पानी लगाना जरूरी होता है जी। 11 प्लेयर्स की गेम होती है जी, 6 सब्स्टिट्यूशंस के साथ, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इंट्रोड्यूस जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, आस्ट्रो टर्फ कब इंट्रोड्यूस हुआ जी? जो 1976 में ये इंट्रोड्यूस हुआ जी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड होते हैं जी, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, ठीक है। ग्रीन कार्ड वार्निंग होती है, येलो कार्ड पे जनाब सस्पेंशन होती है, और रेड पे परमानेंट सस्पेंशन होती है। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं? कुछ कुछ गलत तो नहीं बताया? कौन बताएगा जी? कोई इसमें मुझे लगता है कुछ एम्बिग्विटी है। ग्रीन कार्ड अब मेरे ख्याल में खत्म हो गया है। निम्रा बताएंगे आप? निम्रा, आर यू देयर? यस सर। ये बताएंगे कि ग्रीन कार्ड अब यूज होता है कि नहीं होता? नॉट मच। अच्छा जी, होता है बट चले। उसके बाद जी चार चार क्वार्टर्स का जो होता है वो गेम होता है जी, 15 मिनट का एक क्वार्टर होता है। टोटल जो है वो 60 मिनट की गेम होती है, ठीक है। 60 मिनट में कि जो 30 मिनट के बाद, यानी कि 15 मिनट के बाद 2 मिनट की ब्रेक। उसके बाद अगले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 15 मिनट की ब्रेक होती है, सॉरी 5 मिनट की ब्रेक होती है। उसके बाद फिर क्वार्टर होता है थर्ड, और उसके बाद 2 मिनट की ब्रेक, फिर जनाब लास्ट वाला क्वार्टर होता है। गेम अगर बराबर हो जाए तो जी शूट आउट्स पे बात आती है जी। शूट आउट्स का मतलब होता है पेनल्टी शूट आउट, एक प्लेयर अटैक करता है और एक गोलकीपर उसको रोकता है। इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, आगे आगे जी, रूल्स मजीद हैं जी। 2 अंपायर्स होते हैं, और हॉकी के जो अंपायर्स होते हैं उनको अंपायर्स बोलते हैं, रेफरी नहीं बोलते। इसकी कोई रीजन बताएगा? जो बताएगा उसको जी, उसको मेरी तरफ से कोई ना कुछ मिलेगा, चाहे शाबाश ही क्यों ना मिले। कौन बताएगा? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जी हॉकी में अंपायर्स होते हैं, रेफरी नहीं हम उसको बोलते, जो फील्ड पे खेलते हैं उनको अंपायर्स क्यों बोलते हैं, रेफरी क्यों नहीं बोलते? चलें, जिसका जवाब हम एंड पे देंगे, ठीक है। वो चीज मैं फिर अपने पास ही रख लूंगा ना, मैं एक पॉकेट से निकाल के अपनी दूसरी पॉकेट में डाल लूंगा। चलें ये जी, अच्छा। ट्रेडिशंस की वजह से। हाँ जी। ट्रेडिशन इज द मेन रीजन क्रिकेट।
और फुटबॉल और जो है हॉकी। हम्म, आपकी बात 100% ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो ये बताऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे से हाँ हुआ फिर। था, एक इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन हुआ था, तो इसलिए मुझे याद है, और मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा ताकि आप लोगों से अगर कोई पूछे तो आप लोग बता सकें। ठीक है। अच्छा जी, रेजिंग स्टिक अबाउ द कंसिडर एज अ फाउल इन 1996 90, इसके ना हॉकी के रूल्स चेंज होते रहते हैं, हर साल तकरीबन चेंज होते हैं। FIH इसकी जो रूल बुक है ना वो अपडेट करता रहता है। तो ये 1996 में जो हॉकी को रेज करना अपनी बेली, सॉरी वेस्ट हाइट से, तो ये इसको फाउल कंसिडर किया गया। फिर ऑफ साइड रूल जो होता था, जैसे फुटबॉल में ऑफ साइड होती है, ये भी 1996 में कैंसिल हो गया था। पहले हॉकी में होता था लेकिन अब नहीं होता। गोलकीपर इज नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड फ्रॉम द शूटिंग सर्कल, ये उसका रूल होता है, आपको पता है, डी के अंदर जो है वो अलाउड नहीं होता उसको बाहर निकलना। अटैकर मस्ट स्कोर इनसाइड द बॉल फ्रॉम शूटिंग सर्कल अनलाइक फुटबॉल, फुटबॉल में ये होता है कि आप कहीं से भी किक करेंगे और वो गोल पोस्ट के अंदर बॉल चली जाएगी, गोल लाइन को क्रॉस करके, तो फिर वो गोल होगा। लेकिन इसमें ये होता है कि जब आप शूटिंग सर्कल के अंदर, डी के अंदर घुस के वो क्रॉस करके स्कोर करेंगे तब कंसिडर होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, यूजिंग द ओनली फ्लैट साइड ऑफ द स्टिक व्हाइल यूजिंग राउंड साइड ऑफ द स्टिक इज फाउल, आपने जो हॉकी की राउंड साइड होती है वो यूज नहीं कर सकते आप, वो जनाब इस्तेमाल करना हराम होता है, और उस पर फौरी फौरी फाउल होता है। और इसके बाद जी चार पार्टीशन होती हैं ग्राउंड की, और हर पार्टीशन 25 यार्ड की होती है, ये मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। एनी ऑफेंस इन 25 यार्ड्स कैन कॉज फ्री हिट, लॉन्ग कॉर्नर और शॉर्ट कॉर्नर। ठीक है, ये जी मैंने गोल पोस्ट आपको दिखा दी है, ये मेरे ख्याल में पूरा कोट ही नहीं आ रहा है इसमें। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये मैं हॉकी की आपको थोड़ी मेजरमेंट भी बता देता हूँ, बल्कि बल्कि पहले ना हम डिस्कस करते हैं इसका कोड। जी ये देखें, एक दो तीन चार, चार इसकी पार्टीशन आपको नजर आ रही होंगी। हर पार्टीशन 25 यार्ड्स की होती है, और उसके अंदर शूटिंग सर्कल होते हैं डी, और उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन भी होती है। डॉटेड लाइन का पर्पस कौन बताएगा? जी ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, एक मिनट मैं जरा मार्क करूं, ये डॉटेड लाइन कौन बताएगा कि क्यों होती है? कौन बताएगा जी? एनीवन? ये नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये डॉटेड लाइन जो है डी के ऊपर? चलें ये भी आपको एंड पे बताएंगे। ये इसका बॉल होता है जी, 156 से 163 ग्राम इसका वजन होता है, डॉटेड बॉल होता है, ठीक है। और उसके बाद जी हॉकी स्टिक है, जी हॉकी स्टिक जो है वो 410, सॉरी 1.104 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसका वजन 790 ग्राम होता है जी। और उसके अलावा ये गोल पोस्ट है, 3.66 मीटर इसकी जो विड्थ होती है, और 2.14 मीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा मजीद फर्दर इसको, ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग इसको, आपने इसको क्रैम करना है, रटा मारना है, और ये चीजें ना कभी कभी पेपर में लाजमी आ जाती होती हैं, पूछ लेता होता है। अच्छा जी, 91.5 मीटर का जो कोर्ट होता है ना इसका, आस्ट्रोटर्फ की जो फील्ड होती है, उसको, उसकी जो होती है ना लंबाई इतनी होती है जी, 91.4 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है जी 55 मीटर। ठीक है, हम इसको 60/100 यार्ड भी बोल सकते हैं। 60 यार्ड उसकी चौड़ाई, और 100 यार्ड उसकी लंबाई। तो फर्दर इस पे आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो इसमें ना हॉकी की स्टिक में बोज होती हैं, कर्व्स होती हैं, ठीक है। ये देखें, स्टैंडर्ड बो होती है, लो बो होती है, मिड बो होती है, ये पोजीशन वाइज होती हैं कि जो खिलाड़ी पीछे खेलता है डिफेंडिंग जोन पे, उसकी जो बो होती है वो कर्व्ड होती है थोड़ी सी। जो मिड में खेलता है उसकी कम होती है। जो सबसे ज्यादा आगे खेलता है, स्ट्राइकर खेलता है, उसकी जो स्ट्रेट भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, और लाइट बो भी हो सकती है, स्टैंडर्ड बो जिसे बोलते हैं। और ये तरीका जो है जी, ये वो सुहेल अब्बास साहब से शुरू हुआ था, क्योंकि इन्होंने ना हॉकी को गर्म करके ना हीट दे के हॉकी को बेंड किया था, और फिर उससे स्कूप करते थे। स्कूप का पता है, ये होता है कि जी बॉल को पीछे से उठा के अगले प्लेयर को दे देना हवा में, तो उससे स्कूप बड़ा अच्छा होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और फिर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई। अच्छा जी,
उसके बाद जी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जी। 5 यार्ड रूल होता है जी, आपने कोई फाउल किया तो आपको 5 यार्ड दूर खड़ा होना पड़ेगा, ये इसका रूल होता है। पेनल्टी कॉर्नर होता है जी, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या शॉर्ट कॉर्नर भी बोलते हैं। लॉन्ग कॉर्नर जो होता है वो 25 यार्ड हिट होती है। 25 यार्ड हिट का मतलब ये है कि ये जो 25 यार्ड की लाइन है ना, मैं आपको बताता हूँ अभी निशान लगा के। ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। बैक स्टिक फाउल होता है जी। बैक स्टिक का मतलब ये है कि हॉकी का अगर राउंड साइड आपकी बॉल को लगी है, जो बैक स्टिक फाउल है। फुट का मतलब इसको, फुट का एक और नाम भी होता है, कोई बताएगा? एनीवन, एनीवन फ्रॉम द क्लास? कोई भी नहीं बताएगा? एनीवन इन द क्लास, जिसे कोई बताएगा कैरेट जी? कहते हैं। हाँ जी, जिसे कैरेट कहते हैं। वेरी गुड जी, इसको कैरेट बोलते हैं जी। फुट को कैरेट भी कहते हैं, पाँव लग जाए तो। ड्रैग फ्लिक होती है जी। ड्रैग फ्लिक का मतलब होता है बॉल को घसीट के हिट करना। अंपायर्स होते हैं इसमें। इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर होता है जी जो पेनल्टी कॉर्नर पे बॉल को डी पे खड़े हुए प्लेयर को प्रोवाइड करता है, उसको इंजेक्टर कहते हैं। ये पेपर में सवाल आया हुआ है। ट्विन बैटरी होती है जी, जो रिसीव करने वाले प्लेयर होते हैं ये, उनमें दो प्लेयर्स होते हैं, वो रिसीव करने वाले के साथ खड़े होते हैं, उनको ट्विन बैटरी कहते हैं। बुली होता है जी। ये बुली वो वाला बुली नहीं जो हम स्कूल में करते थे बुली, ये और बुली है। ये तो मेरे ख्याल में सैकड़ों दफा ये भी पूछा गया है पेपर में, फिजिकल पेपर में स्पेशली, ये बुली क्या होती है। और एक एक दफा ये क्वेश्चन जर्नल पेपर में भी आया है, इंटेलिजेंस ऑफिसर के पेपर में आया है, मुझे याद है। बुली का मतलब ये होता है कि आज से कुछ सालों पहले, मुझे याद नहीं है, कि बॉल को स्टार्ट करने के लिए दरमियान में बॉल रखते थे, और दोनों टीमों के फ्रंट मैन जो होते थे वो हॉकी को 3 दफा टकराते थे, और उसके बाद आपस में, और उसके बाद बॉल पकड़ लेते थे। जो पहले पकड़ता था वो बॉल गेम स्टार्ट करता था। पकड़ने से मुराद ये है कि स्टिक जो लगा लेता था वही गेम स्टार्ट करता था। अब नहीं होती वैसे बुली। अब बुली तब होती है जब कोई इन्वायरमेंटल हर्डल आ जाए, अब या कोई ऐसा मसला हो जाए जिसमें डिसाइड ना हो रहा हो कि बॉल की पोजीशन किसको देनी है, डिफेंडर्स को देनी है या अटैकर्स को देनी है, तो तब बुली करवाई जाती है। स्वीप शॉट होती है, स्लैप शॉट होती है जी। ये आपको बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको बाद में बता देंगे अगर। और स्कूप होता है जी, मैंने बताया जी। स्ट्रोक होता है जी। स्ट्रोक होता है जैसे पेनल्टी स्ट्रोक नहीं होते फुटबॉल में, वन मैन फ्रॉम द डिफेंडिंग टीम एंड वन वन गोलकीपर। तो ये सबसे हाई जो जब जब से ज्यादा सीवर किस्म का फाउल होता है ना, तो स्ट्रोक होता है। फ्लिक होती है जी, जिसमें हम हॉकी को तिरछा मार के हल्का सा टच करके हिट करते हैं, ये फ्लिक होती है। अच्छा जी, ये सवाल जो है ना, ये इंटरव्यू के लिए जरूरी है, इसको हम स्किप नहीं करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा। एशियन स्टाइल हॉकी और यूरोपियन स्टाइल हॉकी। एशियन जो है वो थोड़े हड़बड़ा के गेम करते हैं मतलब जल्दियों में खेलते हैं। पेनल्टी कॉर्नर्स की से एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, एग्रेशन में खेलते हैं, प्रैक्टिस प्लानिंग के साथ खेलते हैं, और कभी कभी नहीं खेलते। इस पे वो रिलाय करते हैं। जबकि यूरोपियंस जो हैं वो ज्यादातर बॉल को टीम वर्क के साथ खेलते हैं। वो खुद चलने की बजाय, खुद को मूव करने की बजाय बॉल को मूव करवाते हैं, पासिस करते हैं ज्यादा। जो एशियंस हैं वो ज्यादातर स्किल वर्क करते हैं, वो ड्रिबल करके बॉल को खुद ले जाने की कोशिश करते हैं, और यूजुअली रिलाय ऑन टीम एफर्ट, मोस्टली डिफेंसिव होते हैं ये, और फिटनेस स्किल्स पे ये फोकस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इनका डिफरेंस है। ये सवाल भी इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से। अच्छा जी, टेक्निक एंड स्किल्स होती हैं जी। ड्रिबलिंग, पासिंग, पेनल्टी कॉर्नर्स, हुप, ड्रैग फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, जिंक जंक, शूट आउट, स्लैप और स्वीप, ये हमने बात कर ली है। एजिलिटी जी, और सी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चाहिए होती है, और रिएक्शन टाइम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एजिलिटी का मतलब होता है कि जी चेंज योर पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। वक्त के लिहाज से आप जितनी जल्दी बॉडी को चेंज करते हैं ना, वो आपकी एजिलिटी होती है। पोजीशन चेंज करते हैं। ट्रेनिंग मेथड जिसके जी, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है जी। इंटरवल ट्रेनिंग, अगर आपने किसी को ट्रेनिंग करवानी है हॉकी की, तो ये फार्टलेग ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ये इंटरवल ट्रेनिंग करा सकते हैं, ये प्लायोमेट्रिक्स फॉर गोल कीपर्स। फार्टलेग ट्रेनिंग ये होती है, कभी आपने उसको स्पीडीली मूव करवाना है, कभी उसको तेज मूव, आहिस्ता मूव करवाना है। विसल के साथ ही होती है, ठीक है। तो आपने जब विसल बजानी है तो वो तेज हो जाएगा, दोबारा विसल बजाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह आप फार्टलेग ट्रेनिंग उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि टाइम के इंटरवल्स बना देने हैं, कभी तेज कभी स्लो, कभी इसके दरमियान में थोड़ा गैप दे देना है। फाटलिक ट्रेनिंग में गैप नहीं होता, इंटरवल में गैप होता है, रेस्ट होती है थोड़ी सी। प्लायोमेट्रिक्स का मतलब होता है एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करवानी है उसको, गोलकीपर के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और ये टेस्ट हैं जी, ये चैपमैन बॉल टेस्ट, ये सवाल आया हुआ है, ये सारे सवाल पूछे गए। चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट कौन सी गेम में होता है? तो ये हॉकी में होता है, ये पूछा गया है। बोरो बैरो मोटर टेस्ट किस में होता है जी? ये भी किस में होता है? हॉकी में होता है। ये फ्राइडल टेस्ट क्या होता है? रन एंड बैलेंस टेस्ट क्या होता है? तो ये मैं बता दूंगा आपको कि जब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे ना, तो मैं ये सारी चीजें आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा जी, ये एक मैंने कोट ऐड किया है जी, ये आप लोगों को भी उम्मीद है कि पसंद आएगा जी। जो जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं और तारीख उन्हें फरामोश कर देती है। इफ़ यू नो योर पास्ट देन यू कैन मेक योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ब्यूटीफुल। ये मीनाक्षी द्विवेदी हैं, ऑनलाइन स्कॉलर हैं जी, ऑनलाइन पढ़ाती हैं जी, स्कॉलर मंत्रा। ये मैंने वहां से उठाया था। तो अच्छा जी, ये अब्दुल हमीद साहब हैं जिनका हमने जिक्र किया था, कि ये जी पाकिस्तान के पहले वो प्लेयर कैप्टन थे जिन्होंने हमें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करवाया था। ठीक है, बनों से इनका ताल्लुक है। और ये आप खुद पढ़ लीजिएगा ये क्या इनकी चीज़ें। अनवर अहमद जी हैं, वाज एक्सेप्शनल फॉर्मर सेंटर हाफ, रॉक ऑफ जिब्राल्टर इनको बोलते थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है जी, अनवर अहमद साहब को। शहनाज शेख साहब हैं, ये पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं। अभी रिसेंटली 2000 मेरे ख्याल में 17-18 में ये रिटायर हुए थे शहनाज शेख। ये भी इनका भी ताल्लुक हॉकी से। ये इस तरह पूछ लेता है जी, शहनाज शेख का ताल्लुक किस गेम से है? अनवर अहमद का ताल्लुक किस गेम से है? रॉक ऑफ जब्राल्टर हॉकी में किसको बोलते हैं? इस तरह ये क्वेश्चन पीपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये नाम याद करवा रहा हूँ, ताकि अगर पेपर में पूछे तो आपको क्लिक हो जाए। अच्छा जी, मुनीर डार साहब हैं जी, लाहौर से इनका ताल्लुक है, तोकीर डार और मुनीर डार। ठीक है, ये दोनों भाई थे जो खेलते थे। पूछा जाता है कि वो कौन से भाई थे जो हॉकी में खेलते थे एक साथ, तो ये इन दोनों का नाम है। तनवीर डार, सॉरी, तनवीर डार और मुनीर डार। चलें जी, आगे चलते हैं जी। समीउल्लाह खां, जिनको जनाब कहा जाता है कि ये फ्लाइंग हॉर्स थे, तो ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहावल नगर से इनका ताल्लुक था। और इनको फ्लाइंग हॉर्स का जो है वो खिताब मिला। एक फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का नाम भी है, वो कौन बताएगा, किसको पता है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? फ्लाइंग बर्ड ऑफ द एशिया, ये फ्लाइंग हॉर्स है जी। कोई बताएगा जी? आप लोगों को ना ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, 5 पेपर जब पढ़ेंगे ना तो ये चीजें आपको नजर आएंगी वहां। मैं अकेला तो नहीं पढ़ा रहा, कोई है ना मेरे साथ? जी जी, जी। रिस्पॉन्स तो किया करे ना। ये कह दिया करे सर आप ही बता दें। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया अब्दुल खालिक का नाम है जी। अब्दुल खालिक एथलीट थे पाकिस्तान के, एशियन चैंपियन थे, तो उनको फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कहते हैं जी। ये फ्लाइंग हॉर्स हैं जी समीउल्लाह। अख्तर रसूल साहब हैं जी, पाकिस्तान के बड़े ही बहुत ही लेजेंड प्लेयर थे, और इन्हीं की वजह से 1971 का वर्ल्ड कप हम जीते थे। अख्तर रसूल साहब। हसन सरदार साहब थे, इनको वैसे तो लड़ाई लड़ाइयों से याद किया जाता है, अख्तर रसूल और हसन सरदार को। ये बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करते थे। इवन के एक मैंने वीडियो देखी, इन्होंने हॉकी मार दी थी किसी प्लेयर को ऑफ गेम खत्म होने के बाद शायद। हाईली फिट थे। और ये आप पढ़ लीजिएगा। मंजूर जूनियर साहब थे, ये मेरी इनसे बड़ी दफ़ा मुलाकात भी हुई है। हमारे इनविटेशन पे ये आए भी थे। पंजाब यूनिवर्सिटी हमने एक इवेंट करवाया था ना, तो वहाँ इनको इनवाइट किया, तो ये आए थे। और ये अब वफात पा गए हैं जी। 29 अगस्त 2022 को इनकी वफात हुई है। और बहुत फिट प्लेयर थे, और सबसे ज़्यादा ये इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, और सबसे ज़्यादा अब तक के टाइटल इनके पास है। मतलब एज अ कैप्टन भी इनके पास टाइटल है, और इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने बामे अरूज देखा जी। ये सुहेल अब्बास साहब हैं जी, इनका नाम लेना, अगर हॉकी करना जिक्र हो तो इनका नाम ना लिया जाए तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्योंकि ये इनको किंग ऑफ द ड्रैग फ्लिक भी कहते हैं। तो ये जब ड्रैग फ्लिक लगाते थे तो लोग कहते हैं जी नेट फट जाता था, और बॉल कैमरे में नहीं आती थी, और नेट के फटने की वजह से जज होता था कि गोल हो गया है। तो इन्होंने 348 गोल किए हैं, और इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
और सबसे ज्यादा हैट्रिक भी इन्हीं की है, 23 हैट्रिक्स हैं। यहाँ मैंने मेरे ख्याल मेंशन नहीं की, लेकिन 23 हैट्रिक्स इनके पास हैं। सबसे ज्यादा 348 गोल्स इनके पास हैं, और 100 पता नहीं कितने गोल्स इन्होंने एक साल में किए हैं, वो भी इनके पास रिकॉर्ड है। कराची से इनका ताल्लुक है, सुहेल अब्बास। शहबाज अहमद सीनियर हैं जी, इनको मैराडोना ऑफ हॉकी कहते हैं। ये सवाल कोई हजारों दफा आया हुआ है, और इनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है जी। ठीक है, हिलाले पाकिस्तान भी इनको मिला है, ये आपने याद रखना है। चलो जी, कोई किसी का सवाल हो तो पूछ लें। एनीवन फ्रॉम द क्लास, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म की परेशानी हो, तो मैं अवेलेबल हूँ, सर ये रिलेटेड टू नोट्स क्लास। मिल जाएंगे ना? हाँ जी, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अगर आपने, आप ये नोट्स आपको ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ आपको अवेलेबल होंगे। कोई सवाल, कोई ऐसी परेशानी जो आपको आपके जहन में हो, कोई कंफ्यूजन, कोई भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सर। हाँ। सर वो क्वेश्चन बता दें हाकिम एम्पायर और रेफरी वाला। हाँ जी, क्लास में मैंने इसीलिए छोड़ा था ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। अच्छा जी, वो सवाल पूछा गया था मेरे से जी, अंपायर और उसमें रेफरी में क्या फर्क है? तो मैंने अपने हिसाब से जो भी जवाब दिया उस टाइम मुझे ठीक लगा, लेकिन फिर मैंने आगे अपने एक दो टीचर से पूछा और कुछ सर्च किया, तो जो अंपायर बेसिकली होता है ना, जब फील्ड पे एक बंदा हो ना, एक बंदा पूरी गेम को लीड कर रहा हो, तो वो रेफरी कहलाता है। ये एक लॉजिक कह लें आप, या एक सेंस कह लें। वो पूरी रेफरी का वर्ड होता है वहां पर यूज होता है जब एक बंदा पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, आपने मैच रेफरी का भी नाम सुना होगा। अंपायर्स के ऊपर भी रेफरी हो सकता है। ठीक है, मतलब अंपायर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। जब एक वन एंड ओनली बंदा होगा ना, तो उसको हम रेफरी कहेंगे। वो चाहे रेफरी हो, चाहे मैच रेफरी हो। क्रिकेट में भी रेफरी होता है। आ गई समझ? आ रही है ना समझ? जी सर। जी सर। जी जी सर। और जब फील्ड का कंट्रोल दो बंदों पे, एक से ज्यादा बंदों पे डिवाइड हो जाएगा, तो वो अंपायर्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट में होता है ये, दो लोग होते हैं, आपस में कोई मसला होता है तो वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं। हॉकी में भी ऐसे होता है। हॉकी में ज्यादातर एक सेंटर लाइन से एक अंपायर इधर रहता है और एक इधर रहता है। हॉकी में अंपायर्स दो इस वजह से होते हैं कि ये बड़ी फास्टेस्ट गेम है, और बड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है इसको जज करने के लिए। तो एक जो वन वन पर्सन है वो उसको डील नहीं कर सकता, तो इसलिए दो होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जी, गेम की जो सुपरमेसी होती है ना, अगर एक बंदे के पास हो तो वो रेफरी उसको कह सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा लोगों के पास हो तो उसको अंपायर कहते हैं। और ये भी आपने उसको बता देना जी, क्रिकेट में भी रेफरी होता है और उसका नाम मैच रेफरी होता है जी। इसके अलावा कुछ? सर वो डॉटेड लाइन वाला बता दें, उसका वो क्यों लगाई जाती है। वो जी आपको निम्रा बताएंगी। निम्रा बताइएगा जी, वो डॉटेड लाइन का पर्पस क्या होता है? हेलो, निम्रा क्लास में है आपके? नहीं है? जी। जी। डॉटेड लाइन का बताइएगा कि डॉटेड लाइन का पर्पस क्या होता है? मे बी आई एम रॉन्ग, बट द थिंग इज कि शायद पीसी गेन करने के लिए जो है, वो डॉटेड लाइन में जब हमारा कैरेट होता है तो हमें पीसी मिलता है। वहां से बिल्कुल डॉटेड लाइन से 25 स्टार्ट होती है, मतलब हमारे पास डी स्टार्ट होता है। डॉटेड लाइन से आगे का डॉटेड लाइन और डी के बीच में जहाँ भी हमारा कैरेट होता है तो हमें पीसी मिल जाता बिल्कुल सही कह रही हैं कि जी, उसकी ना, एक तो आपने बताई है, ये एक बिल्कुल ठीक है। एक और रीजन भी है कि डॉटेड लाइन का, पहले डॉटेड लाइन नहीं हुआ करती थी। फिर डॉटेड लाइन का पर्पस ये होता है कि आप जब आप पेनल्टी पेनल्टी कॉर्नर लगाते हैं ना, तो आपको रिसीव करने के लिए थोड़ा सा, बॉल को रिसीव करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है। है। बिल्कुल। तो आप डी की बजाय फिर 5 मीटर दूर खड़े होते हैं बॉल को रिसीव करने के लिए। ठीक जहाँ है, पे पर ट्विन बाउंड्री जो है ना अरेंज होती है। एग्जैक्टली exactly. तो डॉटेड लाइन का पर्पस ये होता है कि जब पेनल्टी कॉर्नर में आपने बॉल रिसीव करना है ना, तो आप डॉटेड लाइन पे खड़े होकर रिसीव करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा मूव करने के बाद डी के अंदर एंटर होंगे और स्कोर करेंगे। ठीक है, तो डॉटेड लाइन जो होती है वो बेसिकली जो डबल बैटरीज, ट्विन बैटरीज होते हैं ना, जो रिसीव करने वाले प्लेयर्स होते हैं, वो उनको खड़े होने के लिए
वो एक मार्कर होता है जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? जुल्कर नैन साहब, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? जुल्कर नहीं नहीं नैन, सर, ऑल क्लियर। पक्की बात है? जी जी सर। और इसके अलावा कोई स्टूडेंट? अच्छा, इस सेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और तैयारी के हवाले से। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि इसमें स्पेसिफिक जो लिखा हुआ है डिप्लोमा का, और जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी डिग्री कर रखी है, तो उनके बारे में क्या? इसका ना दो हल है, इसके दो रास्ते हैं, और दोनों में से जो आपको रास्ता ठीक लगता है आप चूज कर सकते हैं। पहला रास्ता ये है कि जी आपने डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन आप ये क्लेम कर सकते हैं जी ये एक टेक्निकल एरर है जी, डिप्लोमा वाले जो बंदे हैं वो जी ओवर एज हो गए हैं। आपको रिटन टेस्ट में बैठने दिया जाएगा, लेकिन ये इशू होगा तब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, तो आप क्लेम कर लें खुद, बाय रिटर्न कर लें, जैसे भी कर लें। तो पीपीएससी के थ्रू कर लें, पीपीएससी को आप एक लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, या जैसे भी बाई, मतलब अदालत की तरफ भी जा सकते हैं। ये एंड वाला सिचुएशन बता रहा हूँ, एंड वाला हल बता। लेकिन सबसे जो आसान हल है इसका ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि जी जो मैंने डिग्री की है बीएस की, या मैंने एमएससी की, या वो इक्वल है किसके, डिप्लोमा के। तो जब आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होगा ना, तो फिर आप तब भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कोई हल मेरे ख्याल में तो नहीं है। अगर आपके पास किसी और के पास हल है तो आप बता दीजिए। समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर, ये बीएस की डिग्री डिप्लोमा के बराबर हम किस तरह कर सकते हैं? यानी डिप्लोमा जो होता है वो साल का, 2 साल का, लेकिन बीएस जो है वो 4 साल का होता है। इसकी बिल्कुल ड्यूरेशन आपकी, ज्यादा है एज कम्पेयर टू। मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मतलब यूनिवर्सिटी, आप डिप्लोमा की बजाय आप अगर डिग्री करते हैं ना मेंशन, तो उस तरह भी बात बिल्कुल वैलिड है। तो इस चीज को ना आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि एक बंदा जिसने 4 साल की डिग्री पढ़ी है वो डिप्लोमा बराबर नहीं हो सकता। तो डिप्लोमा वाले बंदे वैसे फिलहाल इस वक्त मैं देखूं तो सारे के सारे ओवर एज हो चुके हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं जो डिप्लोमा होल्डर हो और इस वक्त वो अप्लाई कर सकता हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसका हल यही है, और ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं मैंने डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने भी इसका हल यही बताया है। बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो इस वक्त एक पीस ऑफ पेपर जरूर हो सकता है जो आपको पेपर के लिए एलिजिबल कर सकता है। ठीक है, ओके मंतके सर, लगाएंगे ना, ओके ओके। मंतके लगाएंगे जी ये नहीं होता, तो वो मंतके लगाना इस वक्त आपके लिए नुकसानदेह है। मंतके लगा पीपीएससी लगाए ना, आप क्यों लगा रहे हैं? तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर आप लेके जाएंगे और आप अपनी बीएस की डिग्री साथ लेके जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आप एलिजिबल होंगे। जी ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह इसी तरह कोई फॉर्मेलिटी लेके जाएंगे उनके पास कि हमारे पास ये एविडेंस है, इसके लिए हम आपके पास आए हैं। हाँ, क्योंकि बेसिकली ये हुआ ये है कि ये जो पीपीएससी के पास जो रिक्वेजिशन आती है ना, तो वो आउटडेटेड रिक्वेजिशन कंसिडर हो गई है। जो मतलब वो आज से 15 साल पहले शायद कोई रिक्वेजिशन आई होगी, 10 साल पहले आई होगी, तो वो अब जाके अप्रूव हुई है, ये हो सकता है। 5-7 साल पहले आई हो तो अब जाके अप्रूव हुई हो। तो इस ये कहा जा अच्छा सकता सर, है कि मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे ना एक कोलीग हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही हैं, 17 के में लेक्चरार सर्व कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने सेक्रेटरी लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रब्ता किया था इसी कंसर्न से हम्म। कि बच्चों ने बीएस किया हुआ डिप्लोमा तो 2012 से हो ही नहीं रहा, तो उसके हवाले से हमें कुछ अपडेट दे दें। हम्म। वो कहते हैं कि जी जी। जिन्होंने अप्लाई किया वो अपना टेस्ट दें, जब उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, क्लियर होगा, तो वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स सेक्रेटरी के नाम पे। वो ठीक है, उन्हें लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ना बना के देगा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, वो ये इंटरव्यू में साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि ये एक बात क्लियर कर दूं कि आप सब लोग रिटन टेस्ट दे सकते हैं।
रिटन टेस्ट देने से आपको कोई नहीं रोकेगा। रिटन टेस्ट जब आपका हो जाएगा उसके बाद इसके कई हल हैं, इसके तीन चार हल हैं। एक, तीन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि आप क्लेम कर सकते हैं जी मैंने डिग्री की है, बाय बाय लेटर भी कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, अपनी एक पाकिस्तान के एक शहरी होने के नाते से आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। दूसरा ये है कि वो जो मैंने आपको डिपार्टमेंट से या कॉलेज से बताया, तीसरा जो जुल्कर नैन ने भी ऐड किया है, तीसरा हल ये है। तो इसकी जस्टिफिकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी, आप परेशान ना हो, आप बस तैयारी करें। और सबसे एक और मजे की बात यह है कि अभी फेडरल की भी सीटें आ रही हैं, कुछ दिनों तक अनाउंस हो जाएंगी। फेडरल में सीटें साल में 2 दफा लाजमी आती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की आए, लेक्चरार की आए, जिसमें भी आए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आए या ना आए, एफपीएससी में लाजमी आती हैं। और जुल्कर नैन का तो मेरे ख्याल में फेडरल के 2-3 पेपर पास भी हैं, ऐसा ही है ना जुल्कर नैन? जी जी सर, क्लियर है मेरे 2 पेपर फेडरल के। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने तैयारी जारी रखनी है। इस पेपर के बाद अगले अगले पेपर की भी साथ साथ तैयारी करें, और अपना जो है ना, अपना सारा फोकस जो है ना वो तैयारी पे लगाएं। तैयारी के हवाले से सर ने आपको बताया होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको, आप एकेडमी की वसात से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। रागिब साहब अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, सारा का सारा जो एडमिन स्टाफ है वो अवेलेबल है आपके लिए। तो इंशाल्लाह ये वाला जो सेशन होने जा रहा है ना, बड़ा हेल्दी सेशन होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो बहुत आउट क्लास है। वीकली बेस पे, डेली बेस पे, बल्कि डेली बेस पे हम टेस्ट लेते हैं। तो रागिब साहब जो हैं वो टेस्टों में बहुत मेहनत करते हैं, कोई कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो टेस्ट सेशन जो है वो इस एकेडमी का ये है कि वो बहुत अच्छा है, इसकी स्पेशलिटी ये है। तो कोर्स कवर आपने खुद करना है, कुछ हम आपको गाइडलाइंस देंगे, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ आपने खुद पढ़ना है। लेकिन जो टेस्ट है ना वो प्रॉपरली आपका होगा और अच्छा टेस्ट होगा। उसके बाद चेक भी होगा और आपसे शेयर भी किया जाएगा उसका रिजल्ट। हाँ, ये मैंने इनको गाइड किया स्टार्ट में कि टेस्टिंग जो है वो एकेडमी आपको डिसिप्लिन देती है, नंबर वन। नंबर दो, आपकी टेस्टिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, और बल्कि इस मरतबा हमारा इरादा है कि इनसे डेली भी टेस्ट लेंगे, और जब वीकेंड होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, मंडे को उनका कंप्लीट टेस्ट भी होगा, एक कंपाइल। हाँ तो जी इस बिल्कुल। तरह से तैयारी होगी यकीनन। इन सब ने सब्जेक्ट तो पढ़ा हुआ है यकीनन, आप इनको जनरल गाइडलाइन हम देंगे। ठीक है, जो मुश्किल है, जिस तरह आपने असद ने इतनी बेहतरीन स्लाइड्स बनाई हुई है, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इतने यकीनन बहुत मेहनत की हुई है आपने। तो अगर सर मैंने कोई मेहनत नहीं की। आज क्यों? ये ये सर ये कि स्टूडेंट्स का कमाल है, मेरे वो स्टूडेंट्स बना के देते हैं, मैं बस उनको थोड़ा बता देता हूँ तो वो बना के देते अच्छा, ये तो फिर राज की बात थी, आपने नहीं बतानी थी। हैं। लेकिन लेकिन ये इस पे बहुत मेहनत हुई हुई है अच्छा। यकीनन। तो हाँ जितना जी सर। कॉम्प्रिहेंसिव ये स्लाइड बनी हुई थी, अगर स्टूडेंट्स ये कर लें तो यकीनन यहाँ से इससे आउट पेपर नहीं आएगा। तो बिल्कुल सर, मजीद ऐसे। ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप में से जो भी एडमिशन के हवाले से या वैसे जनरल गाइडलाइन लेना चाहता है तो ये कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैडम आयशा का नंबर भी है, मेरा नंबर भी है यहाँ पर। और आपको जीके की भी तैयारी है सच करवाएंगे। आई होप कि आपने कुछ क्लासेस ली होंगी, या अभी जो आपको लिंक शेयर करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग का, आप देख लीजिएगा चैनल पे। जीके के बहुत सारे डेमो हैं। जीके की तैयारी मैं करवाता हूँ, मैडम आयशा करवाती हैं। और जीके के लिहाज से भी कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। मेहनत करना आपका काम है, और डाटा प्रोवाइड करना, जनरल गाइडलाइन देना, वो हमारा काम है। ठीक है, बाकी मेहनत आपकी होती है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। देखें, 54 सीट्स हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी में पढ़ेंगे, उनकी उनकी तैयारी अलग से नजर आएगी। ठीक है। और एसडीओ के सेशन का मैं अक्सर हवाला देता हूँ कि जब स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हुए थे, तो वो बड़े परेशान थे कि सर ये किस तरह से हम तैयारी करेंगे, हमने तो आज तक लॉ पढ़ा ही नहीं है। और आप यकीन करें कि शायद लॉयर्स को भी इतने सेक्शंस तैयार नहीं होंगे जितने हमारे स्टूडेंट्स ने सेक्शन तैयार किए हुए थे। ठीक है, तो हमने उनको डायरेक्शन दी, गाइडलाइन दी, और कुछ समझा दिया, कुछ ट्रिक्स बता दिए। बाकी स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी यकीनन। और जितने स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 50+ स्टूडेंट्स थे हमारे पास एसडीओ के,
सबने उस तरह से मेहनत नहीं की, दो तीन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और फिर हमने स्टूडेंट्स का आपस में ग्रुप बनाया, उन्होंने डिस्कशन की आपस में स्टूडेंट्स ने, और उनकी डिस्कशन से फिर तकरीबन 10 से 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने उन ट्रिक्स को यूज करते हुए एक एक सेक्शन तैयार कर लिया। और वो नियर टू इम्पॉसिबल होता है विदाउट ट्रिक्स नियर टू इम्पॉसिबल होता है। चुनाचा ये है कि देखें स्टूडेंट्स की एफर्ट होती है। मैं आपको ना असद की एक बात बताता हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स नहीं होंगे यहाँ पर जिनकी फर्स्ट क्लास होगी। असद एफ पी पीपीएससी में असद की सेकंड पोजीशन थी, ठीक है, तहसील स्पोर्ट ऑफिसर में। तो उसमें मेरा शायद इतना कमाल नहीं था जितना असद का खुद का था। एक मरतबा जब मैं लाहौर गया तो मैंने शायद कुछ स्टेटस लगाया होगा या क्लास में बताया होगा कि मैंने लाहौर जाना है, हमारी ट्रेनिंग थी। तो असद ने मुझे कहा सर आपसे मिलना है, मैंने लाजमी। बहरहाल हम वहां पर मिले, इसने अपना एक बैग उठाया हुआ था, उसमें रजिस्टर थे। तो जब असद ने मुझे रजिस्टर दिखाए तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा ये मैंने पढ़ाया है। तो जो कुछ मैंने डायरेक्शंस दी थी कि आपने इस तरह से नोट्स बनाने हैं, तो उससे कहीं ज्यादा असद ने मेहनत की हुई थी। तो जी स्टूडेंट की जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। शायद टीचर की डायरेक्शन से भी ज्यादा वो मेहनत उसकी ज्यादा जरूरत होती है कि स्टूडेंट कितना कॉन्शियस है, कितना कंसर्न है, कितना एक्टिव है। तो इनशाला इनशाला अगर आप सेशन ज्वाइन करोगे तो आपकी जो चांसेस हैं रिक्रूटमेंट के वो बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि आपके पास सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए। ईएससी आपका टारगेट होना चाहिए कि ईएससी में इस सीट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये एक ही डेमो होना है, फिजिकल पीटीआई का, ईएससी पीटीआई का। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।